Good morning, good afternoon, good evening to everybody. Why I said all good morning, good afternoon, good evening? Because whenever you are watching the time, it is a good time. So student, in this video, we are going to see Newton's second law of motion. Chapter 1, Science 1 of 9th standard. अब ये वीडियो जो है बनाने का रीज़न क्या है, क्योंकि न्यूटन के लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो साइंस स्टूडेंट के लिए आगे भी बहुत काम में आने वाले हैं। तो बच्चों, न्यूटन का सेकेंड लॉ, हमने जो फर्स्ट लॉ देखा था उसमें हमने देखा था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया पर बेस्ड है। ओके, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो सेकेंड लॉ जो है ये बेस्ड है मोमेंटम पर। एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है मोमेंटम। वो क्या है, आप ये एग्जांपल और इस लॉ को देखने के बाद आप समझ जाओगे। तो यहां पे चलिए इस लॉ को समझने से पहले वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू डू सम एक्टिविटी एंड थ्रू दैट एक्टिविटी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द मोमेंटम। आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप वन प्लास्टिक एंड वन रबर बॉल फ्रॉम द सेम हाइट। आपको आपके दोस्त को एक प्लास्टिक बॉल और एक रबर बॉल को सेम हाइट से गिराना है। यू कैच द बॉल, विच बॉल वॉज इजियर टू कैच एंड व्हाई। आपने अपने दोस्त को बोला कि आप सेम हाइट से बॉल को गिराओ और आप जो है उस बॉल को पकड़ रहे हो, कैच कर रहे हो। तो आपको पूछा गया है विच बॉल वॉज इजियर टू कैच एंड व्हाई। बच्चों, अगर ये बॉल सेम हाइट से गिराया गया है, इसका मतलब दोनों बॉल जो है, रबर बॉल और प्लास्टिक बॉल, सेम हाइट से गिराए गए हैं। इसका ये मतलब है कि ये दोनों बॉल का वेलोसिटी सेम है, लेकिन डिफरेंस किसमें है? मास में। प्लास्टिक बॉल का मास कम होगा, रबर बॉल का मास ज़्यादा होगा। और जब आप इस बॉल को कैच करोगे, दोनों बॉल में से आपको कौन सा बॉल कैच करना ईजी लगेगा? ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा सर, प्लास्टिक बॉल को कैच करना ईजी होगा। क्यों? क्योंकि सर प्लास्टिक बॉल का मास जो है वो कम है एज कंपेयर टू रबर बॉल का। इसका क्या मतलब है? जब कोई चीज दूसरी चीज से टकराती है तो उसका जो इंपैक्ट है ये किस पे डिपेंड होता है? मास पे डिपेंड होता है। क्योंकि आपने देखा प्लास्टिक बॉल का इंपैक्ट कम था और रबर बॉल का इंपैक्ट ज्यादा था, इसीलिए आपको प्लास्टिक बॉल को कैच करना इजी था। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको बोला जाए तो आप लिखोगे इट इज easier to catch. It is easier to catch plastic ball as compared to rubber ball. As compared to rubber ball. Okay. As mass of plastic ball is less than rubber ball, its impact will be less as compared to रबर बॉल। तो यहां पर हमने मोमेंटम को समझने के लिए एक बात समझ ली कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इंपैक्ट होता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर, जैसे हमारा हाथ दूसरा ऑब्जेक्ट है और बॉल जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो बॉल का जो इंपैक्ट है किस पे डिपेंड है बच्चों? इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन, आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो अ बॉल टुवर्ड्स यू एट अ स्लो स्पीड। अभी एक ही बॉल है, पहले क्या थे? दो बॉल थे, अब एक ही बॉल है। ट्राई टू कैच इट। अब आप उसको पकड़ने की कोशिश करो।
Now ask your friend to throw the same ball at a high speed towards you. Try to catch it. Which ball could you catch with a greater ease? Why? अब वही गेंद को, उसी बॉल को आप अपने फ्रेंड को बोलो कि जोर से फेंको। तो आपको पूछा जा रहा है कौन से बॉल को पकड़ना इजी होगा, जो स्लो स्पीड से फेंकी गई है उसको या जो ग्रेटर स्पीड से फेंकी गई है उसको। यस, आपका आंसर होगा सर, जो बॉल स्लो स्पीड से फेंकी गई है उसको पकड़ना इजी होगा। मतलब किसी चीज का जो इंपैक्ट है, जो दूसरी चीज पे होता है, वो इंपैक्ट और एक फैक्टर पर डिपेंड है, और वो फैक्टर क्या है? उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड। समझ में आया? इसका मतलब जब एक चीज, when an object strike the other object, the impact depends upon the two factors. What are those two factors? One is the mass, another is the velocity. तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम लिख देते हैं। आंसर 2, it is easier to catch ball with a slow speed. Ball with a slow speed. Okay. As ball with less speed has less impact. Ball with a less speed has a less impact. Understood? तो बच्चों यहां पर हम शुरुआत कर चुके हैं मोमेंटम को समझने की। तो बच्चों इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो जो फोर्स होगा, उसका जो इफेक्ट होगा, वो दो चीजों पे डिपेंड होगा। पहली चीज तो उस ऑब्जेक्ट का मास और दूसरी चीज उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो बच्चों यहां से एक नया फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होता है। इट गिव राइज टू अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम। क्योंकि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज को मिला करके बन रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो हमने एक्टिविटी की थी उसमें जब बॉल आपके हाथ से स्ट्राइक हो रहा था तो उसका जो स्ट्राइक का इफेक्ट है, मतलब आपका हाथ जो है उस बॉल पे जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स दो चीजों पे डिपेंड है। अगर बॉल का मास कम है तो फोर्स कम लग रहा है, इंपैक्ट मतलब ही क्या हो गया? फोर्स हो गया। और अगर इसका वेलोसिटी कम है तो फोर्स कम लग रहा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो यहां से बनती है एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है मोमेंटम। तो अब मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात, मतलब उसको हम P सिंबल से बताते हैं और उसका मतलब है P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि मोमेंटम जो है इसका यूनिट क्या होगा और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो सीधी सी बात है, आपने देखा कि मोमेंटम में पहली बात तो ये है कि फोर्स की बात आ रही है, राइट? और फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाया जा रहा है वो बात भी आ रही है, और वेलोसिटी है इसमें, राइट? तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप मोमेंटम की बात करोगे तो मोमेंटम में मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ रहा है तो बच्चों कौन सी क्वांटिटी होगी? ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो है ये किस पे डिपेंड होती है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिस क्वांटिटी को आपको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं इसका एमकेएस और सीजीएस यूनिट क्या होगा। तो सीधी सी बात है, P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? mv है। तो बच्चों मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर
पर सेकेंड। तो फिर मोमेंटम का यूनिट क्या बना, आप खुद बताओ। यस सर, इसका यूनिट बना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर s-1। समझ में आया? तो बच्चों ये तो हो गया MKS यूनिट। अब इसका CGS यूनिट, फिर से आप फॉर्मूला लिख दो, P इज इक्वल टू mv। मास का CGS यूनिट में, CGS में क्या यूनिट होता है, ग्राम। और वेलोसिटी का क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहां पे CGS में इसका यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम सेंटीमीटर S इनवर्स। राइट, ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, you know that to change the velocity you require the unbalanced force। तो बच्चों अगर मान लो अनबैलेंस फोर्स की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि मोमेंटम किस पे डिपेंड है, मास और वेलोसिटी पर। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्लियर सी बात है कि मोमेंटम भी चेंज होगा। मतलब द फोर्स विच विल चेंज द वेलोसिटी विल आल्सो चेंज द मोमेंटम। ओके, तो अब यहां पे मोमेंटम को समझने के बाद अब हम चलेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ की तरफ। Newton's second law of motion. First we will see what is the statement of that Newton's second law of motion, and then we will try to convert it into the equation. Or after that we will find out the equation for the force, because you know that the rate of change of momentum डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड फोर्स। मतलब जो फोर्स आप अप्लाई करोगे वो फोर्स जो है मोमेंटम क्रिएट करने के लिए वो किस पे डिपेंड होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी जितना आपने फोर्स लगाया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। एंड चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इतना सिंपल है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है वो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड होगा। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम। और ये मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज अ इनिशियल वेलोसिटी u। एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m और स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी है u। अब When a force F is applied, आपने इसके ऊपर क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया F। ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसका वेलोसिटी चेंज हुआ। इसका जो वेलोसिटी था, जो पहले u था, अब ये वेलोसिटी v हो गया और मास क्या है, m है। और फोर्स आपने कितने टाइम के लिए अप्लाई किया, सपोज आपने t टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया। तो इन सब बातों को हम लिख देते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m has initial velocity u when force F is applied in the direction of its velocity, when force F is applied, जब force F apply किया गया in the direction of its velocity for time t, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसी डायरेक्शन में आपने क्या किया, टाइम t के लिए फोर्स अप्लाई किया। तो अब फोर्स अप्लाई करने पर आपको मालूम है कि फोर्स जो है डायरेक्शन में चेंज लाता है, वेलोसिटी में चेंज लाता है, जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो अब इसका वेलोसिटी u से क्या हो गया, v हो गया। समझे? राइट, याद कर लेने का इसको। हमने क्या कहा, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज ए इनिशियल वेलोसिटी u, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। व्हेन फोर्स F इज अप्लाइड
इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स अपोजिट में नहीं, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो टाइम t के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। तो बच्चों मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, mu हुआ, और फोर्स अप्लाई करने के बाद फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, इट्स फाइनल मोमेंटम आफ्टर टाइम t mv हुआ, राइट। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान देना, जब भी रेट की बात आती है ना तो हम ज्यादातर टाइम से डिवाइड करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट था, टाइम से डिवाइड किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की बात भी वही है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है, रेट के लिए t से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया, राइट। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, खाली चेंज ऑफ मोमेंटम होता और रेट वर्ड नहीं होता तो चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, लेकिन रेट वर्ड होने की वजह से हमें क्या करना पड़ा, चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करना पड़ा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या था, mv था, इनिशियल मोमेंटम क्या था, mu था, तो ये चेंज इन मोमेंटम हुआ, टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। इन दोनों में से मैंने क्या किया, m कॉमन ले लिया, m कॉमन लिया तो क्या बचा, v माइनस यू अपॉन टी बचा। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो तो v माइनस यू अपॉन टी ये क्या है, एक्सेलरेशन है ना, m वैसे ही रहा तो इज इक्वल टू क्या हो गया, ma हो गया, राइट। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का वैल्यू क्या आ गया, ma आ गया। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ma आ गया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ गया, ma आ गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स क्या है, f है। तो आपको ये बात तो मालूम है ना, समझो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। प्रोपोर्शनलिटी को अगर इक्वेशन में बदलते हो तो आप कांस्टेंट लेते हो, तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी है, इसको मैंने इक्वालिटी में बदला तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट k ले लिया, k इंटू क्या हो गया, ma हो गया। तो व्हाट इज k, k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma आ जाएगा, राइट। तो इससे हमको किसका इक्वेशन मिल गया, फोर्स का इक्वेशन मिल गया, f इज इक्वल टू ma। तो ये बात क्या बताती है कि मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये किस पे डिपेंड है, फोर्स पे डिपेंड है। देखो ना ma क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, किस पे डिपेंड है, फोर्स पे डिपेंड है। तो यहाँ पे था आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब आगे जो है हम इसी लॉ की बात करेंगे, मगर हम फोर्स को डिफाइन करेंगे, फोर्स का यूनिट देखेंगे, राइट। अभी देखो आपको एक फॉर्मूला मिल गया, F इज इक्वल टू ma, राइट। तो चलो बच्चों हम लोगों ने न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके बेसिस पर फोर्स का एक फॉर्मूला डिराइव किया, F इज इक्वल टू ma। Now, what is m? M is the mass of the object, and what is a? A is the acceleration। और आपको ये भी मालूम होगा कि ma क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर हम दो डेफिनेशन देखने वाले हैं। एक तो हम डेफिनेशन देखेंगे फोर्स के mks यूनिट का डेफिनेशन और फोर्स के cgs यूनिट का डेफिनेशन। तो बच्चों पहले तो आप ये समझ लो कि फोर्स का mks में यूनिट क्या है। फोर्स का mks में यूनिट होता है न्यूटन और cgs में उसका यूनिट होता है डाइन। अब यहां पे F इज इक्वल टू क्या है, ma है, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg लेता हूं और फोर्स की वजह से उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या हो गया, न्यूटन हो गया, 1 न्यूटन हो गया। तो बच्चों ये बात जो मैंने आपको बताई, इस बात से आपने क्या समझा कि 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which causes an acceleration of 1 meter per second square in the object of
मास ऑफ 1 kg। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और इस 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट में अगर कोई फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है तो बच्चों उस फोर्स को हम कहते हैं 1 न्यूटन। तो अब देख लीजिए डेफिनेशन इसका, 1 न्यूटन, द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in an object of mass 1 kg is called 1 Newton. Isn't it very easy? खाली ये देखकर क्या बता सकते हो? The force necessary to cause an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg is called 1 Newton. तो जैसे 1 न्यूटन हो गया वैसे 1 डाइन को डिफाइन कर सकते हो, राइट। अब डाइन के लिए कैसे आएगा? सीजीएस में F इज इक्वल टू क्या हो गया? ma, ये तो फॉर्मूला है, और सीजीएस में मास क्या होता है? ग्राम में होगा, और ये एक्सेलरेशन होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये 1 इंटू 1 करने पर क्या आएगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1 क्या हो गया? डाइन। तो बच्चों फोर्स 1 डाइन कब होगा? ये वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा अगर ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 1 ग्राम है। तो डाइन का डेफिनेशन क्या हुआ? द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर in an object of mass 1 gram is called 1 dyne। तो ये 1 न्यूटन और ये क्या हुआ? 1 डाइन। डिफरेंस क्या आएगा? अगर न्यूटन का डेफिनेशन बता रहे हो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 kg, और डाइन का बता रहे हो तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 ग्राम। तो ये डेफिनेशंस थे किसके? 1 न्यूटन और 1 डाइन के। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Use your brain power, right? Why there is a thick bed of sand for high jumper to fall on after jump? मतलब जो हाई जंपर होता है ना, जब वो जंप करता है तो वहां पर आपने देखा होगा कि रेत का जो है थिक बेड लगा रहता है, क्योंकि अगर वो सॉलिड चीज पर जंप करेगा तो आपको मालूम है कि इंजर्ड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये थिक बेड ऑफ जो सैंड होता है वो क्यों होता है, राइट। अब इसका आंसर देखो किस में छिपा हुआ है, और जो मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना, फिर मैं आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको मालूम है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। या हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं F इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन क्या होता है? T होता है, क्योंकि F इज इक्वल टू हमने आगे ma किया था ना, तो ये mv माइनस mu अपॉन क्या हो गया? T हो गया। mv माइनस mu क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो बच्चों जब हाई जंपर किसी सैंड के ऊपर कूदता है और वो सैंड कैसा होता है? लूज होता है ना। सैंड लूज होने की वजह से उसका जो स्लाइड है वो उस पर स्लाइड होता है। स्लाइड होने से उसका जो रुकने का टाइम है वो बढ़ जाता है। मान लो अगर वो सैंड जो है सॉलिड रहता, सैंड की जगह पर उसको सॉलिड सरफेस पे जंप करने के लिए कहा जाता, तो जैसे ही वो कूदता तुरंत क्या होता? रुक जाता। यानी जो टाइम था रुकने के लिए उसको टाइम क्या लगता? कम लगता। यहां पे रुकने के लिए क्या लगा? टाइम ज्यादा लगा। तो बच्चों अगर ये टाइम ज्यादा हो जाए तो देखो, अगर मान लो 5/6 है, चलो 5/10 है, तो आपका आंसर क्या आता है? 0.5 आता है। 5/100 रहेगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.05 आएगा। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ये पूरा जो फैक्टर है इसका वैल्यू क्या होगा? कम होता जाएगा। क्या आपको मालूम है ना, डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतना वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो यहां पे टाइम बढ़ने की वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये कम हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा तो उसके प्रोपोर्शन में फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। जो इंपैक्ट फोर्स है वो भी कम लगेगा। इंपैक्ट फोर्स कम लगेगा तो उसकी इंजरी से
प्रोटेक्शन हो जाएगा, बच जाएगा वो इंजरी से, राइट। तो यही बात यहां पे देखो किस वे से बताई गई है। When high jumper fall on thick bed of loose sand, high jumper slides on it, उसके ऊपर स्लाइड करता है। Due to slide, the time taken by high jumper to come to rest increases. स्लाइड किया तो रुकने के लिए उसको जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। अब टाइम बढ़ गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा। ड्यू टू दिस, यहां पे दिस होना चाहिए, ड्यू टू दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीजेस। As rate of change of momentum decreases, the force which is proportional to rate of change of momentum also decreases, क्योंकि force rate of change of momentum के proportional है तो force भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। As result, due to less force of impact, the high jumper get protected from injury. तो I think आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपने कभी क्रिकेट मैच में अगर किसी फील्डर को कैच पकड़ते हुए देखा होगा तो वो क्या करता है, कैच पकड़ते हुए अपने हाथ को थोड़ा पीछे लेकर के कैच को पकड़ता है। अगर वो हाथ को पीछे नहीं ले और वहीं पर कैच पकड़े तो ऑब्जेक्ट तो मोशन में, उसमें मोमेंटम है, राइट। मोमेंटम होने की वजह से जब वो हाथ से टकराएगा तो हाथ भी ज्यादा फोर्स उस पर लगाएगा रोकने के लिए और बॉल क्या होगा, छटक जाएगा। तो प्लेयर क्या करता है, हाथ पीछे लेता है। जब वो हाथ पीछे लेता है तो टाइम बढ़ा देता है ना, टाइम बढ़ने से क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो कम हो जाता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हुआ तो फोर्स कम होता है, फोर्स कम हुआ तो बॉल का इंपैक्ट भी क्या होता है, कम होता है। आप कभी करके देखो, कोई बॉल अगर आपकी तरफ आ रही है ना, उसको आगे की तरफ रोक के देखो, आपके हाथ को बहुत चोट लगेगी। फिर आप आराम से हाथ पीछे लेके पकड़ के देखो, आपके हाथ पे चोट कम लगती है, इंपैक्ट कम लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द फील्डर while catching the ball moves his hand little backward. So what is doing in that time? He is actually increasing the time of impact or time of the ball to rest. As the time increases, rate of change of momentum decreases. As a result, force also decreases and the impact will be less. तो I think आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक बात और मुझे आपको बतानी है बच्चों, मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट बड़ा है, बिगर है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है स्मॉलर है। अगर मैंने दोनों पर सेम फोर्स लगाया तो यू नो दैट द बिगर ऑब्जेक्ट विल मूव विथ अ लेस वेलोसिटी and the smaller object will move with a very high velocity. लेकिन बच्चों इन दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेम होगा। अब क्यों सेम होगा, क्योंकि देखो मास ज्यादा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, mv माइनस mu अपॉन t, और ये किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। तो अगर मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और अगर ऑब्जेक्ट का मास कम तो वेलोसिटी ज्यादा, और दोनों केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेम होगा। और खाली बोलेगा चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो mv माइनस mu क्या है, ये चेंज ऑफ मोमेंटम है। t उधर चला जाएगा तो ये किसके बराबर होगा, ft के बराबर होगा। समझे ft कैसे आया, राइट। खाली में mv माइनस mu लिखूं तो ये क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप देख सकते हो ना, चेंज ऑफ मोमेंटम किसका प्रोडक्ट है, फोर्स और टाइम का। तो यहां भी आपके इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आप लोगों को न्यूटन का सेकेंड लॉ बहुत अच्छी तरह समझ गया होगा, बिकॉज वी हैव सीन द वेरियस एग्जाम्पल्स, और वो एग्जाम्पल के बेसिस पर हमने इस लॉ को समझा हुआ है कि बहुत ही सिंपल लॉ है। क्या कहता है लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे।
तो बच्चों इस वीडियो को आप लाइक करो, हाँ कमेंट भी करो कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कॉर्नर में आपको एक छोटा सा आई दिख रहा होगा, उस आई को जैसे आप प्रेस करोगे इस लेसन से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। गुड बाय बच्चों, पढ़ते रहो।